Hello everyone, I am Surbi Reheja and welcome back to the official channel of Bansal Academy. So in this video, I will tell you about the PGT Bio exam. PGT Bio exam के बारे में प्रॉपर हम देखेंगे कि इसका सिलेबस यहाँ पे कैसा रहता है और आपको प्रिपरेशन कैसे यहाँ पे करनी है. सो देखो बेसिकली जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. दो चीजें इंपॉर्टेंट ये होती है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉपर सिलेबस पता हो किसी भी एग्जाम का, एंड देन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वहां पर क्या रहेगी उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना होता है, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एबल आप यहाँ पर हो पाओगे. तो अभी हम सिलेबस की बात अभी हम करेंगे कि हमें मतलब इसका प्रॉपर सिलेबस यहाँ पे क्या होगा. बट उससे पहले अगर आपको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी पूरा प्रॉपर सिलेबस यहाँ पर होगा वहां पर आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कौन से रहने वाले हैं. ठीक है, जैसे आप प्रॉपर सिलेबस यहाँ पे देखोगे तो उसमें आपको देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या होंगे एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले. देखो सिंपल सी प्रॉब्लम ये रहती है, जब भी हम एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है. सिलेबस हमारे पास होता है, लेकिन जहां पर लैग करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट वो होती है स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. क्योंकि सिलेबस सबके पास है, लेकिन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये बहुत मैटर करता है. राइट, तो अभी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. तो स्ट्रेटेजी पहले तो आपको सिंपल सा क्या होता है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर है कि आपको करना क्या है. पहले आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट क्या है. अब इन्हें भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं हम उनमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनसे बचना है कि जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए. तो आपको देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप किस टॉपिक को अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम इन्वेस्टमेंट. सिलेबस पूरा प्रिपेयर करना है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टॉपिक को कितना टाइम वहां पर दे रहे हो, वो वर्दी है या फिर नहीं है. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे. अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कौन सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसके लिए बहुत सिंपल सा यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको करनी है प्रीवियस पेपर एनालिसिस. ठीक है, एक आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस करनी है. उस प्रीवियस पेपर एनालिसिस में आपको करना क्या है, वहां पर आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर ऑफ चैप्टर्स बेसिकली आए हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, उनका नेम ऑफ चैप्टर यहाँ पे क्या होगा वो आपको देखना है, और उस चैप्टर में से बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं. देखो बहुत सिंपल सा है. देखो किसी भी एग्जाम को हम इजी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, तो एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत इजी होता है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस पेपर को एनालाइज करना. एनालिसिस करने के बाद तो वहां पर सबसे पहले ये देखना है नेम ऑफ चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, नेम ऑफ चैप्टर्स यहाँ पर है. फिर सेकेंड आपको देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चन कि जैसे आपने कोई भी चैप्टर किया तो उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए. जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आप स्पेसिफिकली बॉटनी पार्ट को आप देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर होगा. ठीक है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पर रहती है. तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 क्वेश्चन यहाँ पर है. तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर होगा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना. एनालाइज करके पहले ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है. सेकेंड वहां पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए. तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें नेम ऑफ चैप्टर्स होंगे प्लस में वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. तो उससे आपको एक तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पर, मतलब कौन से चैप्टर्स पर आप ज्यादा फोकस करने वाले हो, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो आप थोड़ा सा कम पे फोकस करोगे तो आपका काम चल जाएगा. तो इससे आपका एक तो टाइम वहां पर इन्वेस्ट होने से बच जाएगा जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसे लेंदी टॉपिक्स होते हैं, लेंदी टॉपिक्स रहते हैं कि जिनको पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन वहां से इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तो ये देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या रहेगा.
तो जब आपका ये एनालाइज हो जाएगा, फिर देन आप अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस बेसिस पर बना सकते हो कि आपको पूरा सिलेबस करने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स सपोज आप लोगों के पास यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए है 3 मंथ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 मंथ है फुल सिलेबस को करने के लिए। अब फुल सिलेबस को करने के लिए 3 मंथ का मतलब यहाँ पर होगा आप लोगों के पास है 90 डेज, राइट। 90 डेज यहाँ पर होंगे, तो आप 90 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो कि मतलब आपको किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। अब जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 90 डेज है, 90 डेज में आपके पास 9 यूनिट्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। 90 डेज में यूनिट आपके पास 9 यूनिट यहाँ पर है, तो सिंपल सा है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 डेज आ जाएंगे पर यूनिट कि आप एक यूनिट को कितना टाइम दे सकते हो, 10 डेज यहाँ पे दे सकते हो प्रिपेयर करने के लिए। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है, या फिर आपका प्लांट किंगडम वाला पार्ट रहता है, डाइवर्सिटी लाइफ वाली यूनिट यहाँ पर होगी, या फिर आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट है, या फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यहाँ पर है। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, आप जितना टाइम पीरियड अपने प्रिपरेशन को लेके चल रहे हो, सिंपल सा क्या करो, आप अपना डेट डिसाइड कर लो कि आपको इस यूनिट के लिए कितना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं ना, मतलब एक हमारे पास टाइम बाउंड कंडीशन, मतलब टाइम बाउंड होकर हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन हमारी जल्दी भी हो जाती है, प्लस में इफेक्टिव भी रहती है, और इधर उधर टाइम इन्वेस्ट करने से भी हम लोग बच जाते हैं। क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा तो हम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको एक यहाँ पे प्रीवियस पेपर एनालाइज करने के बाद आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, जस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग कि कितना टाइम पीरियड आप ले रहे हो यहाँ पे, या फिर आपके एग्जाम को आने में कितना टाइम पीरियड अभी रहता है, तो आपके पास जितना भी टाइम रहता है उसके बेसिस पे आप पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, डेज वाइज डिवाइड कर सकते हो कि कितने डेज में आप यूनिट को कवर करोगे। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रिविजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस यहाँ पर होगा। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस में तो जितना आपने पूरा आप सिलेबस देखो, फर्स्ट टाइम हम सिलेबस करते हैं तो हमें थोड़ी सी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो वहां पे रिवीजन की जरूरत होती है। तो जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम तो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना ही है। अगर आपने 2 to 3 टाइम सिलेबस रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है कि आप चीजें भूल जाओ, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ वहां पे एक मतलब याद करने वाले क्वेश्चंस ही होंगे, मतलब क्रैमिंग वाले पार्ट वहां पर होंगे। जैसे प्लांट में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, प्लांट किंगडम में ही ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इनमें एग्जांपल्स काफी हो जाते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट्स में इतने एग्जांपल्स आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स में इतने एग्जांपल्स आते हैं। तो आप जब तक इनकी 2 से 3 बार रिवीजन होगी तो तब तक आपके माइंड में ये एग्जांपल्स आपको याद नहीं रहेंगे, आपके माइंड में बैठेंगे नहीं। तो सिंपल सा ये है कि आपको रिवाइज करना है, और साथ साथ रिवीजन के लिए एक तरीका ये होता है कि आप या तो क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। रिवीजन का एक तरीका है कि या तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ट्राई करो कि जो आपने पढ़ा है आप वो वाली चीजें लिखो जो आपको याद नहीं रहती है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं कि सिंपल सा वो चीजें लिखना है कि जो आपको याद नहीं रहती है, या फिर जैसे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते तो उनको एक जगह पे लिख लिया। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ शॉर्ट नोट्स में आप टेबल के फॉर्म में यहाँ पे कुछ चीजें लिख सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फ्लो चार्ट यहाँ पर होगा। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए निमोनिक्स होते हैं, ठीक है। आप निमोनिक्स बना सकते हो। तो ऐसे करके अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। तो एक तरीका रिवीजन का ये है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, टेबल बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, निमोनिक्स बनाना। एंड सेकेंड में यहाँ पर होता है रिवाइज करने का इस प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी अभी तक है सब प्रिपरेशन कर दो, वहाँ पे सब प्रैक्टिस कर दो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहाँ पे देखो कि किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। तो रिवीजन में एक प्रैक्टिस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रिवीजन जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी एक काइंड ऑफ रिवीजन ही है कि जैसे आप जो भी आपने पढ़ा है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वहां पे पता लगेगा कि आपके माइंड में कितनी चीजें रिटेन रही हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना।
तो बेसिक से स्ट्रेटेजी ये है कि पहला आपको प्रीवियस पेपर एनालाइज करना है। प्रीवियस पेपर एनालिसिस के बाद आपको ये आइडिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको जहाँ पे लेस फोकस करना है, लेंदी है, जो आपका ज्यादा टाइम ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आप उन टॉपिक्स को थोड़ा स्किप भी करोगे तो भी आप मतलब आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं। फिर जब आपने एक अपना प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आ गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, तब आप क्या करो, अपना एक प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। आप ड्यूरेशन देखो कि आपको कितने टाइम पीरियड में पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद फिर उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस करो। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। प्रीवियस पेपर एनालिसिस, देन आपकी टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी। ये 3 मंथ भी हो सकता है, इट कैन बी 6 मंथ, 6 मंथ हो सकता है, 7 मंथ, अप टू यू कि आपको कितना टाइम वहां पे लगने वाला है या फिर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पर डे में कितना टाइम दे रहे हो, कि अगर आप पर डे में अराउंड 6 to 7 आवर्स दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो, या सिर्फ 3 to 4 आवर्स दे रहे हो या फिर 1 to 2 आवर्स यहाँ पर दे रहे हो, इसके बेसिस पर भी आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ ये वेरी कर सकता है। नेक्स्ट फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए टाइम प्रॉपर दो कि आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम तो फुल सिलेबस रिवाइज करो एंड प्लस में साथ साथ आप प्रैक्टिस भी प्रॉपर करो, ठीक है। तो ये तो बेसिक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से स्टेप्स को इंपॉर्टेंट देखना जरूरी होता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो हम सिलेबस की बात करेंगे स्पेसिफिकली हमारा यहाँ पे पीजीटी बॉटनी का यहाँ पर होगा, ठीक है। पीजीटी बॉटनी यहाँ पर आएगा, स्पेसिफिकली हम इसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो पीजीटी बायोलॉजी या फिर पीजीटी बॉटनी कहूँ, इसका जो सिलेबस यहाँ पर होता है, सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा मतलब आप 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स है आप वो देखोगे, आपके चैप्टर मतलब सिलेबस आपके वही रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये सिलेबस आपका मोर और लेस सिमिलर होता है, मतलब टीजीटी में भी कंपेयर करोगे तब भी आपको सेम चैप्टर्स मिलेंगे, पीजीटी में भी सेम चैप्टर्स मिलेंगे, बट लेवल का डिफरेंस होता है। यस, देयर इज द डिफरेंस ऑफ लेवल। टीजीटी में जो क्वेश्चंस होते हैं आप वो एनसीईआरटी मतलब 11th-12th तक चल सकते हो या फिर ग्रेजुएशन तक जा सकते हो, इतना आपका लेवल रहता है टीजीटी में। बट फॉर द पीजीटी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो सिंपल सा सिलेबस नहीं चेंज होगा, चैप्टर सेम रहने वाले हैं, डेप्थ चेंज हो जाएगी। जब आप मास्टर्स लेवल तक प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पीजीटी में सिंपल सा आपको मास्टर्स लेवल तक की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। आप सिंपल सा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते हो या फिर ओनली ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफाई नहीं हो सकता है। आपको अगर प्रॉपर मतलब आपको सच में फर्स्ट एंड में क्वालिफाई करना है तो आपको मास्टर्स लेवल तक का इतने डेप्थ में टॉपिक्स को पढ़ना होगा, ठीक है। तो सिलेबस में अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स सेम है, टीजीटी में भी सेम ही रहता है। डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट फिजियोलॉजी होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी एक चैप्टर यहाँ पर आ जाता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यहाँ पर आ जाएगा। ये सिलेबस आपका रहेगा। सेल बायो यहाँ पर होगा, जेनेटिक्स होगा, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एनिमल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। तो सिलेबस आपका सेम है, डेप्थ अब डिफरेंट होगी। अब डेप्थ के बेसिस पर जैसे हम बात करें तो आपका देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में तो आपका ये चैप्टर्स तो सेम ही रहने वाले, जैसे बायोलॉजी है, टेक्सोनोमी के बारे में आप पढ़ोगे, सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ोगे, किंगडम मोनरा यहाँ पर होगा, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, फिर देन किंगडम प्लांटे यहाँ पर होगा, प्लांटे में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं एग्जाम्पल। टीजीटी में भी एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं, नो डाउट टीजीटी में भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, बट क्या होता है कि जब हम टीजीटी में पढ़ते हैं ना तो वहां पे हम एक जर्नल ओवरव्यू लेते हैं उन एग्जाम्पल्स का, जैसे फिनेलिया, एंथोसोरस है, मार्केंशा है। आपको जस्ट एक ओवरव्यू पढ़ना है कि उनका थैलेस का स्ट्रक्चर क्या होगा या बेसिक यूनिक प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है या फिर स्पोरोफाइट क्या होता है। बट पीजीटी में आपको पढ़नी होती है डिटेल लाइफ साइकिल। पीजीटी में आप ऐसा नहीं ओवरव्यू नहीं पढ़ सकते हो, पीजीटी में आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मार्केंशा का पूरा हैबिटेट क्या है, कहाँ पर होता है, पूरा थैलेस स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब उस लाइफ साइकिल वहाँ पे कैसा होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना है।
टीजीटी में आप सिर्फ क्लासिफिकेशन लेवल तक पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से फीचर आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप पीजीटी में ऐसा नहीं कर सकते। पीजीटी में आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल लाइफ साइकिल यहाँ पर होगी ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स की। तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पर हो, टायरोडोफाइट्स यहाँ पर हो, जिम्नोस्पर्म हो या फिर एंजियोस्पर्म हो, डिटेल में पढ़ना है। अब ऐसे लाइकन्स है, लाइकन्स में डिटेल में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकन्स, यहाँ पर टीजीटी में हम थोड़ा जनरल बेसिस पर चल सकते हैं, लेकिन फॉर द पीजीटी लाइकन्स के डिफरेंट टाइप यहाँ पर करनी होती है। थ्री डिफरेंट टाइप के जो लाइकन्स रहते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, मॉर्फोलॉजी उनका क्या होगा, स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या आता है। तो टॉपिक चेंज नहीं होंगे, टॉपिक वही है, लेकिन आपकी डेप्थ चेंज हो जाएगी। पहले आप थोड़ा ओवरव्यू के पढ़ रहे हो, लेकिन अभी इसको डिटेल में पढ़ना हो, लेकिन आपका बेस एनसीईआरटी ही रहेगा। मतलब अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो बेसिक आपका एनसीईआरटी ही रहेगा। लेकिन ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको एडिशनल में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्टडी करना होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बताया एंजियोस्पर्म का सेम यहाँ पर होगा, सेम फॉर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट में भी। तो यहाँ पर आपको डिटेल में देखना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टैम, लीफ, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे क्या होंगे, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे डेप्थ में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स यहाँ पे, फैमिलीज भी यहाँ पर आपकी एडिशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो ओनली 5 फैमिलीज मेंशन है, लेकिन आपको और भी फैमिलीज का यहाँ पे देखना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स कौन से यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट मतलब फ्रूट टाइप भी, सीड टाइप भी, सब आपका यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे चलता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी होगा। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट मूवमेंट्स, ये सब चैप्टर्स आपके रहेंगे। सिलेबस ये रहेगा, बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, अगेन सेल बायो में सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स होगा, बायोमोलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन आप यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, रेप्लिकेशन अब आपका ये नॉर्मल नहीं रहेगा, जो आपका सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन होता है, नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो यहाँ पर है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये जो यूनिट्स यहाँ पर होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आप ये वाले जो यूनिट्स हैं, ये वाले यूनिट्स आप कवर कर सकते हो पाथफाइंडर से। ठीक है, पाथफाइंडर बुक है, पाथफाइंडर पब्लिकेशन है, तो वहां पर ये यूनिट्स अच्छी दी हुई है, तो आप ये यूनिट्स वहां से कवर कर सकते हो। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का वहां से ही पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा पार्ट वहां पे कवर होगा। सेम इकोलॉजी यहाँ पर है, इकोलॉजी में भी 4 डिफरेंट चैप्टर्स यहाँ पर रहते हैं, तो इनको भी काफी डिटेल में पढ़ना है। एवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। अब इसमें यहाँ पे आपके पास जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यहाँ पर आ जाएगा। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में यहाँ पर अब डिटेल में यहाँ पर होगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया, आप कुछ 1-2 बैक्टीरियल डिसीज को डिटेल में पढ़ोगे। प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज का थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आएगा। लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में आ जाएगा, जैसे ट्रिपैनोसोम्स हैं, कैसे करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है। लेशमानियास कैसे डिसीज कोर्स करते हैं, इनका आगे मतलब डिटेल में यहाँ पे लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या होगा। ऐसे यहाँ पे जो इम्यूनो वाला पार्ट है, इम्यूनो वाले पार्ट को भी थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पर होंगी, कैसे बी सेल्स, टी सेल्स यहाँ पे काम करते हैं, वैक्सीन्स यहाँ पे कैसे बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स यहाँ पे क्या होगा। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा डेप्थ में आ जाता है। सेम कैंसर, यहाँ पर कैंसर पढ़ोगे तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैंसर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर यहाँ पे क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, एड्स यहाँ पे क्या है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में आ जाता है। फिर यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग है, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, तो ये सब पार्ट आपका रहेगा जो आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर होगा। ठीक है, डीएनए की आइसोलेशन यहाँ पे कैसे होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्टर्स। अब वैक्टर्स को आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे। वैसे जैसे प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है, प्लाज्मिड के अलावा भी और बहुत सारे वेक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे क्या होंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे क्या रहती है बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये सब पार्ट जो है ये आपका डिटेल में रहने वाला है। जैसे देखो इम्यूनो को यहाँ पे और डेप्थ में यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पे डिसीज आते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एलर्जीज यहाँ पर होगा, एमएससी हैप्लोटाइप, ट्रांसप्लांटेशन टाइप, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका ये टॉपिक रहेंगे जो आपके डेप्थ में यहाँ पर कवर होते हैं। ठीक है,
तो पीजीटी जो आपका रहेगा, तो पीजीटी के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कवर करना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको कवर करना है। और आप आपको यहाँ पे जो बुक्स भी आप फॉलो करोगे वो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होगी। ठीक है, तो आप सिंपल एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स को भी देखना पड़ेगा, वहां से भी कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी वहां से हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको सिलेबस आपको एनालाइज करना है, एंड साथ में आपको फिर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। So thank you so much everyone.